और भीड़ जुटाते हैं जबरदस्त, पोस्टर बॉय हैं, स्टार प्रचारक हैं, बिना कहीं आगे पीछे हाथ पांव मारे हुए विपक्ष के लगभग सभी स्टार प्रचारकों पर अकेले चिराग पासवान भारी पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी ताकत है। और एक और मजेदार बात है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो या उनके पिता रामविलास की राजनीति देखिएगा, तो मुसलमानों को लेकर भी ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी लीनियंटली काम किया है। यहीं पे आके भाजपा का सारा बुद्धि और अमित शाह का चाणक्य नीति समझा जाएगा। और हिंदुत्व की बात करें, मंदिरों में जाए, तब भाजपा हिंदू पोलराइजेशन संपूर्ण कर पाती है। तो चिराग पासवान बहुत जरूरी है भाजपा को इस रणनीति के तहत। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान के पास भले ही सर्वेज में उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनके नहीं आई हो, भले उनके पास बहुत मजबूत संगठन नहीं हो, भले ही वो आज एनडीए गठबंधन के अंतर्गत हैं, लेकिन ये बात हर बार साबित किया है चिराग पासवान ने कि जब भी वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं, जब भी वो किसी गठबंधन के अगर कहा सके शिकंजे में नहीं होते हैं, तो वो बड़े भारी पड़ते हैं सरकारों पर। और उसी कड़ी में अब हम बात करेंगे किन मुद्दों से, किन कारणों से, किन खूबियों की वजह से चिराग पासवान मुख्यमंत्री की रेस में है और बन सकते हैं। फिर हम उनके कमियां भी गिनाएंगे आपको। पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए बिहार में, बिहार ही नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अब अलग तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली, इन 4 जगहों पर कौन बड़ा दलित नेता इस वक्त आपको नजर आ रहा है, आप मुझे बताइए। पूर्वांचल के इलाकों की बात कर ले, हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, हम उड़ीसा तक चले आते हैं। आप एक ऐसा दलित चेहरा बताइए जिसे आप अगला कांसीराम, अगली मायावती या अगला रामविलास कह सकते हैं। आप किसी और जाति की बात कीजिएगा, मैं 4 नाम गिना दूंगा। चिराग पासवान इस वक्त जिस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, वो भले केंद्र सरकार के साथ हैं, वो भले गठबंधन के बंदिश में हैं, लेकिन वो अच्छे से जान रहे हैं कि ही इज इन मेकिंग ऑफ नेक्स्ट कांसीराम, रामविलास और मायावती। और इसी का कहीं ना कहीं फायदा उनको होता नजर आ रहा है। वो झारखंड में जाकर चुनाव लड़ते हैं, वहां सीट जीत जाते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20+ सीटें चिन्हित कर रखी हैं चुनाव लड़ने के लिए। मायावती के डोमिनेंस जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाप्त होता है, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बना लेते हैं। और वो केवल उत्तर प्रदेश में रुकने वाले नहीं हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रदर्शन किया है लोजपा ने, ये उनको और उत्साहित करता है। कमोबेश अगर महाराष्ट्र की हम बात छोड़ दें, साउथ के कई राज्यों की बात छोड़ दें, तो नॉर्थ इंडिया और खासतौर पे पूर्वांचल में उनको एक बड़ी पकड़ चाहिए। भाजपा भी अच्छे से जानती है कि दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा उसके पास आ गया है। कई बार साबित किया है चिराग पासवान ने कि वो भाजपा के साथ ईमानदारी से हैं, मोदी के साथ ईमानदारी से हैं, इधर उधर जाने की उनकी इच्छा नहीं रही है। जब वो भाजपा के एक तरह से कहा जा सकता है, जब भाजपा ने उन पर हमला भी किया या उन्हें घर से बाहर भी निकाला, तब भी ईमानदारी से भाजपा से खड़ा रहना एक बड़ी उपलब्धि उनकी हो सकती है। चलिए, तो मैं और भी पॉइंट्स पे आता हूँ। पूरे जिन राज्यों के, जिन क्षेत्रों की बात मैंने की, उन क्षेत्रों में एकमात्र दलित नेता चिराग पासवान है। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, ये उनकी मौलिकता हो सकती है, इसका रॉयल्टी उनको आज नहीं तो कल मिलना तय है। भाजपा ने बिहार में हर जाति का नेता आगे बढ़ा दिया है, लेकिन एक दलित नेता अब तक भाजपा ने बिहार में चिराग के पैरेलली खड़ा करने की ना तो जरूरत की है, ना कोशिश ही कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान को इसका फायदा होता नजर आ रहा है। एनडीए के एकमात्र चेहरा, दलित चेहरा, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर उड़ीसा तक, नॉर्थ ईस्ट तक, इसका फायदा तो होगा ही ना। एनडीए का पूरे देश भर में अगर सीएम्स का आप लिस्ट निकालिएगा और जातीय समीकरण उसमें चेक कीजिएगा, तो केवल एक दलित सीएम अब तक भाजपा नहीं दे पाई है अपने किसी भी गठबंधन या अपने किसी राज्य में। अब बताइए,
दिल्ली में भाजपा पर दबाव था कि वो या तो महिला दे या दलित दे। महिला और दलित में से दोनों में से कोई नहीं था। दिल्ली के चुनाव से पहले भाजपा के पास महिला मुख्यमंत्री भी किसी राज्य में नहीं थी, तो भाजपा ने महिला मुख्यमंत्री वाला गेम तो वहां खेल दिया। अब मुझे बताइए कि दलित सीएम कहां भाजपा देगी? कौन सा राज्य में चुनाव है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, गोवा में है। उत्तर प्रदेश में योगी वापस आएंगे, बंगाल में सरकार बनती फिलहाल नजर नहीं आ रही, हालांकि एनीथिंग कैन हैपन। जिस तरह से वॉर फ्रंट पे हम है, हो सकता है इसका फायदा हो जाए भाजपा को, बट बिहार में दलित चेहरा देना पड़ेगा ना। इसका फायदा अगर आपको लेना है, दलितों का वोट लेना है, तो आपको ये करना होगा। तो किसी भी स्थिति में सम्राट चौधरी चिराग पासवान के बीच एक पेच फंसता नजर आ रहा है। भाजपा इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी? यहीं पे आके भाजपा का सारा बुद्धि और अमित शाह का चाणक्य नीति समझा जाएगा। इशारे सारे इसी तरफ है। तो एनडीए का एकमात्र दलित चेहरा होने के चलते भी चिराग पासवान सीएम का एक चेहरा हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोदी के हनुमान और बीजेपी का जो एक बड़ा वर्ग है, बीजेपी का, भाजपा के शीर्ष नेताओं का, उनके चहेते होने की वजह से चिराग पासवान को एक ऐसी ताकत मिल जाती है जो किसी भी गठबंधन के और नेता को नहीं मिलती है। चिराग पासवान को भाजपा भविष्य में नीतीश कुमार की डिपेंडेंसी को छोड़कर चिराग को अपना चेहरा बना लेती है आने वाले भविष्य में गठबंधन का और बिहार में सीएम का, तो ये कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं होगा। ये ऐसा फैसला होगा जो लगता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है। जिस ईमानदारी से चिराग रहे भाजपा के साथ, मोदी के हनुमान बने रहे, जिस वक्त चुनाव हुआ, भाजपा कमजोर हुई लोकसभा चुनाव में, चिराग ने पहली शर्त ही यही रखी कि मेरी यही शर्त है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, बाकी कोई शर्त नहीं है। तो ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बीजेपी का, और बीजेपी फिर उसके बाद रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। शिंदे को बनाया था ना, कम विधायक के बावजूद बनाया था, नीतीश को बना रही है ना, तो आगे चल के एक रास्ता ये भी निकल सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिराग की एक और बड़ी खासियत यह है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत जब वो काम करने लगे थे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, युवाओं में उनका क्रेज बढ़ा था, और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार के हर घर में पहुंच गया था। ये अलग बात है कि फिर नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा खोल के बाद में वो इंडिया गठबंधन में आ गए, और इंडिया गठबंधन में आने के बाद चिराग पासवान के वो कई कहा जा सकता है कि ऑब्लिगेशंस में आ गए हैं। वो नीतीश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं बहुत, हालांकि वो अभी भी भाजपा और नीतीश के खिलाफ बोलने वाली बात होती है, जैसे कि बिहार में बीपीएससी स्टूडेंट्स वाले मुद्दे पर बोला था, लेटरल एंट्री पर बोला था, वक्त पर अपनी बात उन्हें मनवाई थी भाजपा से। तो ये भी एक बड़ी ताकत उनकी हो सकती है, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका एजेंडा है। एक और बड़ी बात, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जो किया था एनडीए गठबंधन से अलग हटकर, ये एनडीए को जो नुकसान और जदयू को खास तौर पर नुकसान पहुंचाया था, ये इनकी ताकत में जाकर जुड़ गया, ये इनके तर्कस में जाकर जुड़ गया। भाजपा और जदयू अब रिस्क नहीं ले सकती है चिराग पासवान को वापस अपने खिलाफ लड़वाने का, क्योंकि फिर उसकी वजह से तेजस्वी मजबूत हो जाएंगे। हो सकता है इस बार उनकी सरकार भी बन जाए, और इस बार तो वो शान के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं चिराग पासवान। तो एक बड़ी समस्या तो ये है कि दूसरा मोर्चा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बन जाए वो, तीसरा मोर्चा नहीं दूसरा मोर्चा बन जाए वो। कुछ ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिसको भाजपा और जदयू किसी भी शर्त पर, किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करना चाहेगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है। एक और चुनाव 2020 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव भी चिराग के लिए हथियार ही है। 5 सीटें मिली, कोई मान नहीं रहा था 5 सीटें, मैं तो बोल ही रहा था 5 सीटें मिलेंगी। 5 की 5 सीटें वो जीतते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया, वोट शेयर भी सबसे ज्यादा लेकर आए पूरे बिहार में, सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से जीत भी इनके सांसदों की हुई। ये क्या साबित करता है कि चिराग पासवान के चुनाव अच्छे जा रहे हैं, उनके दिन अच्छे हैं, और इसका फायदा भाजपा उठाना चाहेगी। चिराग की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि दलित समाज से आते हुए प्रैक्टिसिंग सनातनी है, टीका बद्धी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। और जब एक दलित कलावा पहने, टीका लगाए और हिंदुत्व की बात करे, मंदिरों में जाए, तब भाजपा हिंदू पोलराइजेशन संपूर्ण कर पाती है। तो चिराग पासवान बहुत जरूरी है भाजपा को इस रणनीति के तहत। उन्हें दलितों को जिस तरह से महागठबंधन तोड़ने में लगी हुई है, पिछड़ों को तोड़ने में लगी हुई है, ऐसे में चिराग पासवान पोस्टर बॉय हैं
हिंदू सनातन जो वोट बैंक है उसके पोलराइजेशन के चेहरा हो सकते क्या है ही। तो ये भी एक बड़ी ताकत है। और एक और मजेदार बात है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो या उनके पिता रामविलास की राजनीति देखिएगा तो मुसलमानों को लेकर भी ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी लीनियंटली काम किया है और इसका फायदा रामविलास पासवान को भी हुआ था। और वक्फ के मुद्दे पर आपने देखा था कि भले उनके खिलाफ बयान आ रहे थे मुसलमान समाज के, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बिहार में मेरे पिता ही एकमात्र नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। तब नीतीश और जो तथाकथित लालू यादव जो लोग थे और कांग्रेस, इन्होंने बनाना नहीं लाजमी समझा मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज का, और मेरे पिता खुद मुख्यमंत्री नहीं बनकर मुस्लिम समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनने की मांग रखी थी उन्होंने। तो ये भी एक बड़ी बात उनके पक्ष में आती है। एक और बड़ी बात देखिए, पर्सनालिटी भी बड़ा मैटर करता है। पढ़े लिखे भी हैं, चूंकि आए हैं बॉलीवुड से, तो एक बड़ा ताकत उनका उनकी पर्सनालिटी में ये भी एड ऑन हो जाता है। और भीड़ जुटाते हैं जबरदस्त, पोस्टर बॉय हैं, स्टार प्रचारक हैं, बिना कहीं आगे पीछे हाथ पांव मारे हुए विपक्ष के लगभग सभी स्टार प्रचारकों पर अकेले चिराग पासवान भारी पड़ जाते हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा किसी अगर नेता ने सभा की थी लोकसभा में तो वो चिराग पासवान है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि चिराग पासवान के चेहरे पर जो चमक है उस चमक का फायदा एनडीए पूरा उठाना चाहेगा, उनके सहयोगी उठाना चाहेंगे। और ऐसे में चिराग पासवान जो उनकी पार्टी ने शर्त रख दी है कि हमको सीएम चाहिए सीधा, ये आकर पेंच फंस जाता है। एनडीए चिराग पासवान की शर्त से कितना हिला हुआ है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नीतीश कुमार और भाजपा बंद कमरों में अपनी बैठकें कर रहे थे वो बैठकें सार्वजनिक हो रही हैं। 4 दिन नीतीश कुमार ने बैठक बिहार में की है और मैं बहुत रिवील नहीं करना चाहता हूं, तो कुछ की जानकारी कुछ मुझे प्राप्त हुई है जो मैं आगे आपको सत्यापित करके बताऊंगा। 4 दिन नीतीश कुमार के लोगों ने, ललन सिंह और सभी ने यही बात पूछी है भाजपा से कि कहीं चिराग पासवान फिर बाहर तो नहीं चले जाएंगे। चिराग की बड़ी ताकत है, उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर लिया है, एक बार बाहर जाकर दिखा दिया है कि भाई ये मत समझना कि हम विषहीन वाले हैं। कहा भी गया है क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब चिराग पासवान की ये खूबियां नहीं है, अब आते हैं उनके पैरों की जंजीरों पर। देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि वोट वर्ग बहुत छोटा है। भीड़ तो बहुत जुटा लेते हैं नेताजी, वोटवा कितना लेगा, लोग कितना देगा। पिछली बार जब आप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे तो 18,000 आपको वोट पर विधानसभा आया था, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इससे सरकार थोड़े बना लीजिएगा, मुख्यमंत्री थोड़े बन जाइएगा, इसके लिए तो गठबंधन चाहिए ना। इससे तो आज आप गठबंधन में है भी, ये आपके पैर की बेड़ी भी है। दलित संपूर्ण आपको वोट कर देगा, लेकिन इसके अलावा कौन? सवर्णों में सेंधमारी आप धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सवर्ण तो भाजपा को वोट करता है। आपको कैसे करेगा, कैसे होगा ये सब कुछ? यहीं पे आके फंसते हैं चिराग पासवान, इसलिए गठबंधन में वो है भी। चिराग को एक नुकसान इस बात का होता है कि मोदी के ईमानदार होने की वजह से उनके पिता के साथ जुड़े हुए मुसलमान वोटर्स भी उनको छोड़ने की तैयारी में है। खसक जाएंगे, भाग जाएंगे मुसलमान, कहां से लेके आइएगा। मैं इनकी सभा के दौरान घूम रहा था, जब इनके कारवां में पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मैंने देखा था कि कुछ ऐसे इलाकों से इनका कारवां गुजरा जहां मुसलमान भी इन पर फूल की वर्षा कर रहे थे। वो वीडियो भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऐसी गलियों से भी गुजरे जहां पर मुसलमान समाज के लोग इनको लालटेन दिखा दिखा कर चिढ़ा रहे थे। मतलब मोदी के साथ होने के चलते, एनडीए में होने के चलते मुसलमान वोट का नुकसान इनको हो सकता है। एक और बड़ी समस्या इनके मतलब लिस्ट में जुड़ जाती है कि अभी तो वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं हमेशा के लिए, और नीतीश के बाद अगर भाजपा सोचेगी भी तो सम्राट तक ज्यादा जाएगी, वो चिराग तक क्यों जाएगी, एक और नीतीश क्यों पैदा करना चाहेगी? तो ये भी एक इनके पैर की बेड़ी है। एक और समस्या है गठबंधनों का दौर और गठबंधन का तकाजा। मोदी के हनुमान के अलावा इस गठबंधन के प्रति भी ईमानदारी है। नीतीश की खिंचाई पहले की तरह नहीं कर सकते हैं। नीतीश नाराज हो जाएंगे तो फिर 12 सांसदों का समर्थन खींच लेंगे केंद्र में, फिर मोदी जी मुंह ताकेंगे चिराग जी का कि क्यों करवा दिया ऐसा। तो चिराग पासवान पर इस बात का तो दबाव है कि जो है मन में ही रखना है, बाहर नहीं बोलना है। नीतीश के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि फिर नीतीश भाग जाएंगे, विक्रम बेताल वाला खेल शुरू हो जाएगा। खैर, एक और बड़ी कमी, संगठन छोटा है। संगठन लोजपा का छोटा है, टूटा था कुछ दिन पहले।
धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के साथ एक समस्या है, एक बार जब किसी से दुश्मनी हो गई तो फिर उस आदमी को दुश्मन ही मानकर चलते हैं। हालांकि खुले दिल से लोगों को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन यहाँ याद रखते हैं अपने दुश्मनों को। तो जो संगठन टूटा था उसमें कई लोगों को तो माफ नहीं किया, वो बीना देवी को टिकट तो दे दिए, लेकिन ज्यादातर लोग आप देख रहे हैं कि भागे ही हुए हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है वापस आने का चिराग के साथ। तो संगठन कैसे मजबूत होगा, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे कैसे। अब इनके साथ जो 2020 में चुनाव लड़े थे उनमें से ज्यादातर लोग अपना टिकट खोज रहे हैं कहीं और, क्योंकि पता है कि पिछली बार 140 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बाकी लोग कहाँ एडजस्ट होंगे, तो कोई प्रशांत किशोर के पास, कोई कहीं खोज रहा अपना जगह। केंद्र का पद भी, दिल्ली की कुर्सी भी इनके लिए पैर की बेड़ी ही है। कई बार ये बोल चुके हैं, मेरा राज्य मुझे बुला रहा है, मुझे बहुत दिन तक केंद्र में राजनीति करने की रुचि नहीं है, लेकिन सोना का पैकड़ है, सोना का जंजीर है इनके पैरों में बांधा हुआ, ये केंद्र का मंत्रालय है। चिराग अच्छे से जानते हैं कि ये मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से, लेकिन खूबसूरत भी तो है ना, 24 कैरेट का है, इतना सुंदर कहाँ पैकड़ मिलता है। तो चिराग पासवान इस धर्म संकट में भी फंसे हुए हैं। पार्टी चाहती है कि बिहार आ जाए, वो भी मन में चाहते हैं कि बिहार आ जाए, लेकिन बिहार में तो वैकेंसी नहीं है, चलेगा कैसे, यहीं पे आके फंस जा रहा है सारा मामला। आगे बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षी नेताओं की फौज भी है, चिराग पासवान के इर्द गिर्द बहुत महत्वाकांक्षी नेता है और ये अनिश्चितता पैदा करता है। मैं इसका बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, चिराग पासवान के पास जो लोग हैं पुराने या जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, इनमें ज्यादातर लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की चमक से अपने आप को चमकाना चाहते हैं। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई बोर्ड, कोई निगम, इसी के लिए लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो और वो खुद मेहनत न करके चिराग द्वारा किए हुए मेहनत पर ही रॉयल्टी चाहते हैं। बहुत बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं जो फैक्ट है बोल रहा हूं। ऐसे में छोटी छोटी जिम्मेवारियां जब कार्यक्रम की ऊपर से नीचे आती हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि कार्यक्रमों में जो पूरी ताकत है वो चिराग को खुद झोंकनी पड़ती है। वोट जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन खुद गाड़ी चला के घूम रहे थे, कहीं गड़बड़ा मत जाए चुनाव। हर कार्यक्रम, हर अपने मंत्री और हर अपने सांसद के प्रत्याशी के चुनाव में अपने खुद मेहनत किया इन्होंने उतना। तो ये भी दर्शाता है कि महत्वाकांक्षी लोगों की ही फौज आगे पीछे है। 2020 में चुनाव लड़े, वो कमजोर हो गया इनको थोड़ा सा, फिर पार्टी टूटी, उसमें भी कमजोर हुए, और इनके पिता कभी सीएम नहीं बन पाए थे। बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ होने के बावजूद रामविलास पासवान खुद सीएम नहीं बन पाए। तो जानते हैं चिराग पासवान की सबसे बड़ी समस्या क्या हो जा रही है? जहां नीतीश कुमार खुद सीएम रहे लंबे समय तक, लालू यादव के सीएम का तौर आपको याद ही होगा, तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बने। बिहार में अब तक चिराग पासवान कोई रोल में नजर नहीं आए, इनके पिता भी कभी सीएम बने नहीं। तो चिराग पासवान को सबसे बड़ा अगर कोई बाउंड्री लांघना है ना, तो वो अपने पिता के द्वारा जो तय किया गया सीमा है उसको पहले पार करना होगा। और यहीं पे आके कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीति थोड़ा सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है। तो कैसे इसको बढ़ाएंगे, कैसे चिराग भी उस रेस में आएंगे, वक्त बताएगा। फिलहाल हमने आपको बताया वो 4 होनहार नेता, युवा नेता जो सर्वे में तबाही मचाए हुए हैं, जो आने वाले बिहार में चुनाव में, बिहार के भविष्य में, बिहार के वोटरों के जुबान पर जो नाम गूंजने वाले हैं, उनका मैंने विश्लेषण आपको बताया। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में आके डालिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई छोड़ दिया बिंदु, प्रो या कॉन, अच्छा या बुरा, दोनों, किसी भी चारों में से नेताओं के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।